जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार सैनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल सैनी क्लासेज में। साथियों, आप सभी लोग बिल्कुल तैयार होंगे आज की इस वीडियो के लिए। और साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि साथियों आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से आज सैनी क्लासेज पूरा 100 लोगों का परिवार हो चुका है। और साथियों, आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से हमने ये मुकाम बहुत ही जल्द ही हासिल किया। साथियों, मैंने सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक आप लोग मुझे इतनी जल्दी पहुंचा देंगे। और साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, आप लोगों ने जो मेरे मुझको प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रही हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम सही करेंगे। और साथियों, इंसान तो गलतियों का पुतला है और गलती इंसान से होती रहती है। साथियों, इसलिए मुझसे भी कोई गलती हो तो आप कृपया करके नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। और साथियों, मैं अपनी वीडियो में अपने कंटेंट में कोई भी गलती करने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन साथियों गलती अच्छे से हो जाती है। इसलिए अगर कोई भी गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे मैं आने वाली वीडियो में अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तो साथियों, अब हम फोकस करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। एक उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साथियों, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो साथियों, जिस तरह से आप लाइव क्लास में कमेंट करते हैं और अपना आंसर बताते हैं, उसी तरह से आप इस रिकॉर्डेड क्लास में भी कमेंट करें। और साथियों, मैं सोचूंगा कि आप लोगों को ये आंसर पता था। साथियों, ईमानदारी के साथ अगर आप लोगों को ये आंसर पता है तो क्लास में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और इस क्लास में आप लोग अंत तक जुड़े रहें। साथियों, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश यानी कि हमारी यूपी में स्थित है। साथियों, कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथियों, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ। और साथियों, जो लोग इस वीडियो को जिस स्टेट से देख रहे हो, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें, जिससे और जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि साथियों अगर आप जय हिंद लिखेंगे तो हमारे देशवासियों को एक नई एनर्जी मिलेगी। साथियों, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। फिर हम बात करेंगे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों, ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड साथियों कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और अगर मैं बात करूं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है, असम में। साथियों, कहाँ स्थित है, असम। तो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला ऑप्शन दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में। साथियों, मुझे आशा है कि जिस तरह से आप लोगों ने इतनी जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स किए हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। ये वीडियो जो होने वाली है बोर्ड एग्जाम है। और साथियों, क्योंकि अगर हमको इस देश का निर्माण करना है, अगर हमको भारत का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हमको गरीबों को शिक्षा देनी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पर फीस ना होने, भारी भरकम फीस ना अदा करने के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो साथियों, हमारा मिशन होना चाहिए कि अगर हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, तो भारत के हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो साथियों, अब हम वीडियो पर फिर से कंसंट्रेट करेंगे अपने क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला ऑप्शन, ये कहाँ स्थित है, असम में। दूसरा ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अगर इसकी बात करूं तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। तीसरा ऑप्शन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। साथियों, आप लोगों को याद रख लेना है, अगर पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में। साथियों, आप लोग यूपी से तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मुझको मालूम है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। यूपी वाला बंदा तो इस क्वेश्चन को अब भूलेगा ही नहीं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो ये स्थित है उत्तराखंड में। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला जो स्क्रीन पर हमारी क्वेश्चन दिख रहा है वो है परिवार नियोजन की अस्थायी विधि नहीं है।
तो साथियों याद रखना है परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधि नहीं है वह है वैस्कटॉमी, क्योंकि वैस्कटॉमी क्या होता है, वैस्कटॉमी एक पुरुष पुरुष नसबंदी होती है। साथियों याद रखना वैस्कटॉमी क्या होती है, पुरुष नसबंदी। वैस्कटॉमी क्या होती है, पुरुष नसबंदी। अगर मैं बात करूं फैमिली वेलफेयर की, किसकी, फैमिली वेलफेयर यानी कि परिवार नियोजन की। अगर मैं बात करूं परिवार नियोजन की, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। अब साथियों मैं बात करता हूँ परिवार नियोजन क्या होता है। तो साथियों होता है परिवार नियोजन की अस्थायी विधि नहीं है। तो साथियों सुरक्षित काल, गर्भ निरोधक गोलियां, धैर्य या वेस्कोटॉमी। तो साथियों परिवार नियोजन की अस्थायी विधि नहीं है वेस्कोटॉमी। वेस्कोटॉमी क्या होता है साथियों, वेस्कोटॉमी होता है पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी में क्या होता है, पुरुष की जो शुक्रवाहिका होती है उसको काट दिया जाता है और उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है पूरा का पूरा सिस्टम रुक जाता है। और साथियों अगर पुरुष नसबंदी की बात करें तो पुरुष नसबंदी एक काफी अत्यंत अत्यंत सरल ऑपरेशन होता है। और इसको साथियों अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। साथियों प्रश्न क्या है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला, नीला, बैंगनी, सफेद। तो साथियों इसका सही उत्तर अगर आप लोगों को मालूम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और साथियों मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि आज मैंने 20 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के छात्रों को भी जरूरी है, अगर आपके आसपास कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है साथियों इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट फायदा उठा सकें। तो साथियों मैंने इस वीडियो में आपको जो कहा कि ये वीडियो जो है वो बेसिक टू एडवांस यानी कि आपका चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो साथियों इसका सही जवाब है चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। साथियों वो क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता और वायुमंडल ना होने के कारण वहां पर प्रकाश का परिकिरण नहीं होता और प्रकाश का परिकिरण ना होने के कारण हमें चंद्रमा से देखने पर आकाश किस तरह से दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। याद रखना है चंद्रमा से देखने पर आकाश किस तरह दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। बात क्लियर हुई। एक बार 3-4 बार आप मन में दोहराइए, पूरा दिन आप लोग इसे दोहराते रहिए और एक क्वेश्चन आराम से आपका तैयार हो जाएगा। आप बार बार कहिए चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, आप कहिए चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जय हिंद लिखना जरूर, जय हिंद जरूर लिखें, इसे लिखना मत भूलें क्योंकि यही हमारे देश की शान है। साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। साथियों अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, ये आपका प्रश्न है। अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वन संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए, संकटापन्न जातियों के संरक्षण के लिए, उपरोक्त सभी। साथियों प्रश्न क्या है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है वन संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए, संकटापन्न जातियों के संरक्षण के लिए, उपरोक्त सभी। तो साथियों क्वेश्चन क्या है, अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों याद रखना अमृता देवी जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है वन संरक्षण के लिए। किस लिए दिया जाता है, वन संरक्षण के लिए। अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार क्या याद रखना है, अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार, अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वन संरक्षण के लिए। साथियों किसके लिए, वन संरक्षण के लिए। इतनी बात क्लियर हुई। अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, वन संरक्षण के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है वो है बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। साथियों क्वेश्चन क्या है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का या पीतल का। साथियों प्रश्न क्या है, बिजली का बल्ब जो होता है उसमें जो वो किस धातु का बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है। साथियों क्या पूछा गया, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है किसका, टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का। टंगस्टन का, लोहे का या तांबे का। तो साथियों बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का। क्या याद रखना है कि बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट यूज किया जाता है वो किस धातु का होता है, टंगस्टन का। साथियों आपको 2-4 लोगों से प्रश्न पूछना है जिससे, या फिर आप लोगों के जो साथी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनसे प्रश्न पूछना है ताकि आपका भी प्रिपेयर हो। अगर उनको ना मालूम हो तो उनको ये प्रश्न आपको बता भी देना है, जिससे साथियों आप लोगों को तो मालूम होगा कि विद्या धन एक ऐसा धन है जिसे आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ता रहता है। और साथियों दुनिया के सारे धन हैं
उनको चोर भी चुरा सकता है, भाई भी बंटवारा कर सकता है, राजा भी छीन सकता है, लेकिन विद्याधन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपका विद्याधन एक ऐसा धन है जो अगर आप उसको, आपके पास है, अगर आप उसको सोच रहे हैं कि मैं किसी को ना दूं, तो वो विद्याधन दिन पर दिन घटता चला जाएगा। अगर आप उस विद्याधन को बांटने का प्रयास करेंगे तो लगातार वो वृद्धि करता चला जाएगा और लगातार दिन पर दिन वो बढ़ता चला जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हीटर का तार बना होता है। साथियों क्या क्वेश्चन है? हीटर का तार बना होता है तांबे का, नाइक्रोम का, लोहे का। ठीक है साथियों, यहाँ पर मैंने तांबे का ये 2 बार लिख दिया है। क्या क्या लिख दिया है? तांबे का और तांबे का। तो साथियों यहाँ पर हीटर का तार बना होता है तांबे का या फिर पीतल का। साथियों यहाँ पर एक जगह पर मैं एक ऑप्शन में कर देता हूँ पीतल का। तो साथियों आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन क्या है, हीटर का तार बना होता है तांबे का, नाइक्रोम का, लोहे का या पीतल का। तो साथियों याद रखना है जो तांबे का तार होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का। अगर पूछा जाए कि बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है तो टंगस्टन का। अगर पूछा जाएगा तांबे का तार किससे बना होता है तो वो ये बात याद रखना है। अगर पूछा जाए कि बिजली के बल्ब का तार किससे बना होता है तो टंगस्टन से। अगर पूछा जाता है पूछा जाए कि हीटर का तार किससे बना होता है तो वो नाइक्रोम से। अगर पूछा जाता है कि बिजली के बल्ब का तार किससे बना होता है या फिर बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है तो साथियों टंगस्टन से। और हीटर का तार होता है किसका? नाइक्रोम का। साथियों हीटर का तार किसका होता है? नाइक्रोम का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है तो वो बना होता है टंगस्टन से। और हीटर का तार किससे बना होता है? वो होता है नाइक्रोम से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है जूल, कूलाम, वोल्ट या फिर एम्पियर। साथियों क्या क्या क्वेश्चन क्या दिया है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? जूल है, कूलाम है, वोल्ट है या एम्पियर। तो साथियों आप लोगों को याद रखना है विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। क्या याद रखना है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इतनी बात याद रखनी है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। साथियों याद रखना है, क्या याद रखना है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। साथियों प्रश्न क्या था कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? अगर कभी भी प्रश्न ये आपको दिखाई दे कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है तो प्रश्न की खोपड़ी में छेद करते हुए आपको उत्तर क्या बताना है? कूलाम। साथियों क्या बताना है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। बात क्लियर? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। साथियों इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि हीटर का तार किससे बना होता है, आपने क्या बताया? नाइक्रोम का। उससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, आपने बताया टंगस्टन का। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आपने बताया काला। ठीक है साथियों, सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज भी मैंने करा दिए और इसी तरह से मैं चलता रहूंगा और आप भी मेरे साथ जुड़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, भारत के बच्चे बच्चे तक मेरी वीडियो पहुंचाइए और जल्द से जल्द हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन दिए गए एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। क्या ऑप्शन दिया गया है? क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, आपका ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो साथियों इसका सही जवाब होगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। याद रखना है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने क्या कह रहा था कि हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था? बिजली के बल्ब का तार किससे बना होता है? टंगस्टन से। फिर उसके बाद मैंने आकाश नहीं या फिर चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो साथियों आप लोगों ने क्या बताया था? काला। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई और मैंने बताया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोगों ने क्या बताया? एम्पियर। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और कराया था जस्ट अभी बताया था कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों ने क्या बताया था? विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। इतनी सारी बातें क्लियर हुई, विद्युत धारा, एम्पियर, विद्युत आवेश, कूलाम। और फिर उसके बाद मैंने पूछा कि हीटर का तार किससे बना होता है, आपने बताया नाइक्रोम का। फिर मैंने पूछा आपका कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो आपने बताया टंगस्टन का। आपको क्विक रिवीजन करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन कराया जाए आप तुरंत उसको दिमाग में घुमाते रहिए जब तक याद ना हो जाए। कब तक नहीं याद होगा? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न से ही बता दीजिए कि आपको याद होना है तो होना है। साथियों अब बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा साथियों कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। साथियों क्या पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया। तो साथियों पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? ओम। तो साथियों लगना है
प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है साथियों? ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है साथियों। अभी मैंने एक क्वेश्चन और कराया था आप लोगों को कि एम्पियर किसका मात्रक होता है? आप लोगों को याद होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट फुल कर देना आप लोग वीडियो के लास्ट में, जब वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो प्रतिरोध यानी कि एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। याद रखना। कूलाम भी मैंने भी आपको बताया था। कूलाम किसका होता है? विद्युत आवेश का। साथियों, अब मैं इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा आपको थ्योरी नहीं कवर कर रहा हूँ, ना ही ज्यादा से ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपको मैं एमएसक्यू कराना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस, आप लोगों ने आपके अपने एग्जाम के लिए तैयारी तो कर ली होगी, लेकिन मैं इनको एक तरह से प्रैक्टिस के लिए ला रहा हूँ। इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको लगातार मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। और जितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उनको फिल कर देना है, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को किस लेवल के क्वेश्चन कराने हैं और कितने एपिसोड कराने हैं। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में फिल करें, क्योंकि आपकी साइंस बहुत बड़ी है। आप लोग जैसा मुझे रिस्पॉन्स देंगे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। साथियों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, प्रश्न क्या पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि जिस व्यक्ति की कौन सा दोष होना चाहिए? निकट दृष्टि दोष हो। और निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति जो है, उसका जो चश्मा होगा, उसके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाएगा? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाएगा? तो साथियों, याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा, उसमें हमेशा किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस। याद रखना है निकट दृष्टि दोष। साथियों, क्या रखना है? निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? तो अवतल लेंस। क्या रखना है? निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होगा, उसके चश्मे में हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूरबीन होता है। तो साथियों, याद रखना है निकट दृष्टि दोष, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूरबीन होता है 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर, या अनंत से कम दूरी पर। तो साथियों, याद रखना है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके लिए जो दूरबीन होता है, क्या होता है? दूरबीन जो होता है उसके लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर के लिए दूरबीन होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर, 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, या फिर अनंत से कम दूरी पर। तो साथियों, याद रखना है निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसका जो दूरबीन होता है वो अनंत से कम दूरी पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत से कम दूरी पर। याद रखना है निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा, निकट दृष्टि दोष, क्या रखना है? निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसका जो दूरबीन होता है वो कहाँ होता है? अनंत से कम दूरी पर। और साथियों, याद रखना है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। किस लेंस का? अवतल लेंस। ये भी याद रखना है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के लिए दूरबीन जो होता है वो अनंत ना होकर कम होता है, अनंत ना होकर कम दूरी पर होता है। साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे इस मोटिवेशनल लाइन के साथ। क्या है? खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। साथियों, खोल दे पंख मेरे कहता है ये परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है ये परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और साथियों, आप भी अपने सपनों को लेकर पूरी तरीके से उड़िए, जमकर मेहनत कीजिए। और साथियों, इसी के साथ हम आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे।